हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 29 जून। वीडियो के संबंध में कोई करियर डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये एक पिटारा दिया है राहत का। किसके लिए? जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसे सुधारने के लिए 6.28 करोड़ रुपए का यहाँ पे ये घोषणा की है इस पैकेज की। कोविड-19 के कारण जो खस्ता हाल देखने को मिल रही है देश के अंदर, उन सबको लेकर के इस प्रकार का ये पैकेज दिया गया है। तो छोटे कारोबारियों और पर्यटन उद्योग को संजीवनी दी गई है। यहाँ पे रोजगार पर भी काफ़ी ध्यान है। पर्यटन उद्योग बेहद ही इम्पॉर्टेंट एक सेक्टर है। ये तकरीबन 10% हिस्सा यहाँ पे GDP को जाता है इस सेक्टर से। तो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, इसीलिए पर्यटन टूरिज्म काफ़ी बंद पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कोविड-19 के कारण। तो यहाँ बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कई बड़ी घोषणा की हैं। तो वित्त मंत्री ने कुल लगभग 6.28 करोड़ रुपये का पैकेज यहाँ पे दिया है। 23,000 करोड़ स्वास्थ्य के ढांचे में तुरंत विकास के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा लोन गारंटी योजना में कोरोना प्रभावित सेक्टर को 1.1 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पे दिया गया है। 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान अन्य क्षेत्रों के लिए भी किया गया है। इसके अलावा ब्याज दर 8.2% रहेगी, जबकि जो बिना गारंटी वाले कर्ज है वहाँ पे 10 से 11% तक ब्याज की दर यहाँ पे रहेगी। ये बात बोली गई है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बताया यहाँ पे ये सेक्टर किस में कितना खर्चा यहाँ पे किया गया है। गरीबों को मुफ्त अनाज, स्वास्थ्य ढांचे में, गांव में ब्रॉडबैंड की बात की गई है। यहाँ पे बिजली वितरण की लोन गारंटी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, पर्यटन क्षेत्र, आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान। तो ये कुछ सेक्टर हैं जिनके लिए कि इन्होंने अभी 6.28 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की है। इन सब चीज़ों से उभरने के लिए निकलने के लिए कोविड-19 में जो खस्ता हाल बने हुए हैं, ये बात की जा रही है। एक नई मकड़ी की प्रजाति को नाम दिया गया है। ये हैं कौन? सहायक पुलिस निरीक्षक। तो ये सहायक पुलिस निरीक्षक साहब हैं, इनका नाम है तुकारामी। तो ये मकड़ी है, इस नई मकड़ी को खोजा गया है और इस मकड़ी को जो नाम दिया गया है वो इनके नाम पर दिया गया है। क्यों? इसका कारण है, महाराष्ट्र में मकड़ी की 2 नई प्रजाति मिली हैं। इनमें से एक को मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़वाने में मदद करने वाले, मतलब कि अजमल कसाब को जिंदा पकड़वाने में मदद की थी इन्होंने। इनका नाम है तुकाराम ओंबले। तो तुकाराम ओंबले साहब हैं, इनके नाम पर इस मकड़ी का यहाँ पे नाम दिया गया है। ICS तुकारामी, इसको नाम दिया है मकड़ी को ICS तुकारामी, क्योंकि इनके द्वारा इस प्रकार का काम, साहसी काम किया गया था। तो इनको सम्मानित करते हुए इस मकड़ी को ये नाम दिया गया है। नई प्रजाति खोजी गई है ये। तो आप याद रखिएगा तुकारामी से, अगर कुछ आपको लगता है कभी इस प्रकार से प्रश्न बन जाए तो, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं मकड़ी के 8 पैर हैं। ये 1 2 3 4 और 4 ही इस साइड में है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने इसके पैर होते हैं। तो 8 पैर होते हैं मकड़ी के। ये यहाँ पे बात की जा रही मुंबई की। तो मुंबई के 51% से ज़्यादा बच्चों में पाई गई है एंटीबॉडी। तो ये बात की जा रही है एंटीबॉडी की। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि बच्चों में अभी से एंटीबॉडी कैसे डेवलप हो गई है, इसका अभी तक कोई मतलब ठोस वजह पता नहीं लग पाई है। बता रहे हैं ये कि कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी के बीच मुंबई से चौंकाने वाली खबर है। 51% ज़्यादा बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। मुंबई महानगर पालिका के बच्चों के सीरो सर्वे में यह खुलासा है। तो बच्चों में एंटीबॉडी कोरोना से बनी या महामारी से लड़ने के लिए प्राकृतिक तौर पर विकसित हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि बच्चों में एंटीबॉडीज़ कैसे बन गई। एंटीबॉडीज़ कब बन सकती हैं आप में कोरोना से लड़ने के लिए? कि यदि आपको कोरोना हो गया है तब तो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, अन्यथा इनको अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि एंटीबॉडीज़ इनके अंदर बनी कैसे हैं, इसका क्या कारण रहा है कि एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। क्या ये नेचुरल रीज़न रहा है इनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनने का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन बच्चों के पेरेंट्स को कहीं कोविड-19 हुआ हो और वहाँ से कहीं ये प्रभावित हुए हों और इस कारण ये इनके एंटीबॉडी यहाँ पे बन गई। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी इसका कोई ठोस सबूत या कोई ठोस कारण इसके अभी तक नहीं पता लगे हैं। तो ये बात बताई गई है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। नई मिसाइल यहाँ पे इसका सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम है अग्नि प्राइम। याद रखिएगा, अग्नि के 5 वर्जन थे, अग्नि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 इस प्रकार से थे। तो ये है अग्नि प्राइम। DRDO ने इसको विकसित किया है और उड़ीसा में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, याद रखिए कहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, ये है उड़ीसा के पास है।
तो अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम का यहाँ पे सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। अग्नि मिसाइल ये पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से 5 इसके वर्जन पहले ही आ चुके हैं। तो ये पता होना चाहिए कि इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इंटर कॉन्टिनेंटल क्या होता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली इसमें क्षमता होती है, उसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल। तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है ये कॉन्टिनेंटल, यानी कि 2 महाद्वीपों के बीच ये मारक क्षमता में इनको हासिल होती है। तो इस प्रकार की ये मिसाइल डेवलप की जाती हैं। तो नाम याद रखिएगा, अग्नि प्राइम इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ अग्नि फर्स्ट। तो जो अग्नि फर्स्ट थी उसका एडवांस वर्जन है, ये 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। अग्नि जो फर्स्ट थी उसका आई थिंक 1000 या 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता थी। तो उसी का ये एडवांस वर्जन यहाँ पे बनाया गया है और यह एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। आपको पता है सरफेस टू एयर होती है, सरफेस टू सरफेस होती है और एयर टू एयर, ये 3 प्रकार की मिसाइल होती हैं। तो उनमें से ये है सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह में मार करने वाली क्षमता रखती है ये मिसाइल, और ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि वेणुगोपाल जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये है अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं ये, अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट एक पोस्ट होती है और ये एक संवैधानिक पोस्ट भी है। आर्टिकल 76 इसके बारे में बात करता है कि भारत के अंदर एक अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होगा। अब अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया क्या होता है आप समझ के देखिए कि जैसे जो बड़ी कंपनीज होती हैं या आप इंडिविजुअल के तौर पर देखें तो आपके कभी कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको लेकर के कि आपको कोई वकील हायर करना पड़ता है, राइट। तो वहाँ पे ये वकील आपकी तरफ से केस लड़ता है कोर्ट में। इसी प्रकार से भारत सरकार का जो वकील होता है, मुख्य वकील हम जिसे बोल सकते हैं, वो होता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो ये भारत सरकार का वकील है, उनके लिए सारे के सारे काम करता है, उनके खिलाफ कोई केसेज हैं उनको देखने का काम इनका होता है, और ये एक संवैधानिक पोस्ट भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया भी आपको पता होना चाहिए कौन थे ये मुझे उसको कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो अभी इनकी बात की जा रही है, ये जो वर्तमान में है वेणुगोपाल साहब, इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है 30 जून 2022 तक। अभी ख़त्म होने वाला था 30 जून तक, लेकिन 2022 तक इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। और ये जो पोस्ट है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक पोस्ट होती है, मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि इनको कभी भी वो हटा सकते हैं। तो ये इस प्रकार का इनका एक पद होता है। इसके अलावा एक सॉलिसिटर जनरल का पद भी होता है, तुषार मेहता है वर्तमान में, एक बार आप चेक भी कीजिएगा अपने एंड से। तो वो इनके नीचे होते हैं, मतलब सेकेंड पोस्ट होती है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के बाद होते हैं सॉलिसिटर जनरल, जो कि इनको हेल्प करते हैं इस प्रकार से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है पाकिस्तान की जो कॉस्मेटिक कार्रवाई है टेररिज्म को लेकर के, वो अब नाकाफ़ी है। तो आपको पता होगा, मैंने डिस्कस किया था कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंपॉर्टेंट एक बॉडी होती है। ये जो बॉडी है ये मुझे बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे और कब बनाई गई थी। तो ये बताती है कि किसी देश के अंदर किस प्रकार की आतंकवादी गतिविधि हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को काम कैसा चल रहा है उस देश के अंदर। यदि उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती है तो इनको जो फॉरेन फंडिंग होती है, विदेशी देशों से जो सहायता मिलनी होती है, वो यहाँ पे बंद हो जाती है, कम हो जाती है। जिस प्रकार से इनके द्वारा लिस्टिंग की जाती है, ग्रे लिस्ट, रेड लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इस प्रकार से कई सारी लिस्टेज हैं वहाँ पे। तो उस प्रकार से अभी पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। रीज़न उसका क्या है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, कहीं ना कहीं ये टेररिज्म को प्रमोट करता है, उसको हेल्प करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे कि हम अफगानिस्तान की बात करें तो तालिबान भी एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे तालिबान को जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान से है। फाइनेंस की जो हथियारें होती हैं उनको प्रोवाइड कराने की सारी असिस्टेंस पाकिस्तान वहाँ पे देता है। भारत के अंदर देखें तो यहाँ भी कहीं ना कहीं पाक प्रायोजित जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं भारत के अंदर, वो भी किसी के छुपी हुई नहीं है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा ये बार बार बोला जाता है कि पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेकर, उसको यहाँ पे शब्द दिया है इन्होंने कि ये एक कॉस्मेटिक कार्रवाई है, कॉस्मेटिक एक्शन है। यानी कि कहने को तो ये होते हैं लेकिन वास्तविकता से परे हैं ये, यानी कि इस प्रकार के एक्शन वाकई लिए नहीं जाते हैं, केवल ये दिखावा करने के लिए पाकिस्तान ऐसा बोलता है। इसी कारण यही वजह है कि FATF ने इस बार भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले रखा है।
इन सभी हरकतों के कारण। तो पाकिस्तान गढ़ है, मतलब आतंकवादी जो गतिविधियाँ उसका गढ़ है पाकिस्तान, तो इसी के चलते इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में पाकिस्तान FATF की कौन सी लिस्ट में है, तो ये है ग्रे लिस्ट में। यहाँ पे बात की जा रही है गोल्ड के प्रति जो दीवानगी है वो कम होती दिख रही है भारतीयों के अंदर। आपको पता है भारतीय जो लोग हैं गोल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रहती है, शादी ब्याह और उनके जो कल्चर है भारत के अंदर उसको लेकर के गोल्ड का बहुत बड़ा एक क्रेज़ रहता है भारत के अंदर। तो आप देख सकते हैं भारत सोने का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है दुनिया के अंदर। 25,000 टन सोना पड़ा हुआ है भारत के घरों में करीब। आप समझ सकते हैं घरों में लोग, आपको पता है आभूषण लेते हैं कई सारे, तो उसको लेकर के 25,000 टन सोना है भारत में घरों के अंदर। $40 बिलियन पर पहुंच गया है क्रिप्टो करेंसी में निवेश। तो अब बात निकल के आ रही है ये क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी जो है अब बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का बाजार बनता जा रहा है लोगों के लिए। इसका रीज़न है कि उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छे और काफ़ी जल्दी आ रहे हैं। तो आपको पता है जहाँ पर भी रिटर्न ज़्यादा दिखते हैं और जल्दी दिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति वहीं पे जाना चाहेगा, कि उसको पता लग रहा है कि 1 साल के अंदर उसका पैसा डबल हो गया तो वो ज़रूर जाएगा क्रिप्टो करेंसी की तरफ। तो यही बात बोली जा रही है कि चेतावनी के बाद भी भारतीय कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में निवेश। चेतावनी क्यों है इसमें? क्योंकि इसका कोई रेगुलेटरी बॉडी इसकी नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा रिटर्न चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले किसी समय में आपका जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि महज 5,000 या 10,000 पे पहुंच जाए, क्योंकि इसका कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, कोई इसका रेगुलेटर नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। तो ये इसको लेकर के चिंताएं भी जाहिर की जाती हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पे चिंता जाहिर की गई है कि अब रुझान जो बढ़ रहा है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहा है अच्छे रिटर्न के चलते। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है ज्वेलरी की। आपको पता है भारत के अंदर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 25 टन जो है भारत के अंदर 25,000 टन सोना पड़ा हुआ है यहाँ पे। ज्वेलरी की आपको पता है बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है भारत के अंदर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अब UID नंबर ज़रूरी होगा जो भी ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, सेल का काम करते हैं। हॉलमार्क की जो बात की गई थी BIS हॉलमार्क, ये भी कंपलसरी हो गया है अभी। जो ज्वेलरी सेल करने का काम करते हैं तो उस पर हॉलमार्क ज़रूरी होगा। अब यहाँ पे 1 जुलाई से हर नग, यानी कि बात की जा रही है हर पीसेज जो सेल किया जाता है उस पर विशिष्ट पहचान होगी, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा वहाँ पे। तो ये बनवाना अनिवार्य हो जाएगा 1 जुलाई से, ये बात भी बताई गई। तो आपको पता होना चाहिए UID नंबर भी कंपलसरी कर दिया गया है। ये बात की जा रही है स्वीडन की। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं लोफवेन, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। स्कैंडिनेवियन कंट्री है स्वीडन, एक बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी कंट्री है। बहुत अच्छा यहाँ का जो ह्यूमन का जो इंडेक्स है उसमें काफ़ी अच्छे नंबर पे रहता है। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छी है यहाँ पे स्वीडन के अंदर और कम पॉपुलेशन है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन, इनके द्वारा अपना इस्तीफा दे दिया गया है। अब संसद के स्पीकर हैं जो कि नया प्रधानमंत्री यहाँ पे नियुक्त करेंगे, बता रहे हैं लोफवेन को 21 जून को विश्वास मत खोने के बाद या तो इस्तीफा देना था या मध्यावधि चुनाव करने के लिए उनको सोमवार मध्य रात्रि तक का समय सीमा दी गई थी। इसके चलते इन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ पे दे दिया है विश्वास मत के चलते। तो इनका नाम याद रखिएगा लोफवेन, स्टीफन लोफवेन है स्वीडन के प्रधानमंत्री जिनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जैसा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।